स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में कुछ फैक्ट्स हैं जिनको कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप देखिए क्वेश्चन के अंदर में आपको कुछ इंडियन सिटीज है उनका नेम दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन सिटीज़ में से कौन सी सिटीज़ हैं जो बेसिकली आपको क्रिएटिव सिटी जो नेटवर्क है यूनेस्को का उसके पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए जो जयपुर नाम का जो सिटी है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट का जो कैटेगरी है उसके अंदर में क्रिएटिव सिटी के रूप से उसको शामिल किया गया है। खासरगोड नाम का जो सिटी है जो केरल के अंदर सिचुएटेड है, आप देखिए कि ये इसका पार्ट है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। ग्वालियर को रिसेंटली ऐड किया गया है म्यूजिक की कैटेगरी के अंदर में। और कोयम्बटूर बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर की वजह से जाना जाता है, वो भी आपको क्रिएटिव सिटीज़ जो नेटवर्क है उसका पार्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो राइट आंसर है टू ओनली आपको जो पेयर टू ओनली जो सिटीज़ हैं वो देखने के लिए मिलेंगे जो कि क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का पार्ट है। स्टूडेंट्स यूनेस्को का ये जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है इसके पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें 2004 के समय में सिटीज़ का जो क्रिएटिविटी है उसके बेसिस पे सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। 7 वो कैटेगरीज है जिसके अंदर सिटीज़ का जो आइडेंटिफिकेशन है जो क्रिएटिविटी है उसको आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि 7 कौन कौन सा कैटेगरीज है। 7 के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे आपको जो म्यूजिक का कैटेगरी है, म्यूजिक की कैटेगरी के अंदर इंडिया का 3 सिटीज़ आपको देखने के लिए मिलती हैं। 3 सिटीज़ इंडिया का पार्ट है म्यूजिक की कैटेगरी के अंदर में। 3 कौन कौन सा सिटी है स्टूडेंट? चेन्नई नाम का जो सिटी है, चेन्नई यहाँ पे है, बनारस यहाँ पे है, चेन्नई है, बनारस और इसके अलावा आप देखिए ग्वालियर जिसको रिसेंटली ऐड किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट क्राफ्ट एंड फोक आर्ट का एरिया है, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट का एरिया है तो क्राफ्ट की कैटेगरी के अंदर भी आपको इंडिया का 2 सिटीज़ इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। एक जयपुर इसका पार्ट है। इसके अलावा आप देखिए कि 2021 के दौरान में जो श्रीनगर है उसको भी ऐड किया गया था। श्रीनगर को 2021 के समय ऐड किया गया। तो जयपुर और श्रीनगर 2 सिटीज़ इंडिया का आपको क्राफ्ट एंड फोक आर्ट का जो कैटेगरी है उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फिल्म का जो कैटेगरी है, फिल्म भी एक कैटेगरी देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर आपको मुंबई सिटी है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि गैस्ट्रोनॉमी भी एक कैटेगरी है जहाँ पे फूड हैबिट्स है उनको शो किया जाता है। किसी सिटी के अंदर अगर फूड हैबिट्स के रिगार्डिंग में क्रिएटिविटी है तो यहाँ पे आपको जो गैस्ट्रोनॉमी का जो कैटेगरी है इसके अंदर में हैदराबाद नाम का जो सिटी है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स यहाँ पे डिज़ाइन एंड मीडिया आर्ट्स के पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए कि जो डिज़ाइन का जो कैटेगरी है इंडिया का कोई भी सिटी आपको डिज़ाइन की कैटेगरी के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगा। मीडिया आर्ट का जो कैटेगरी है उसके अंदर भी इंडिया का कोई भी सिटी है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। तो 2 ये ऐसी कैटेगरी हैं जिसके अंदर इंडिया का किसी भी सिटी को एज ए क्रिएटिव सिटी के रूप से नहीं रिकॉग्नाइज किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और कैटेगरी है जिसको कि हम लिटरेचर का कैटेगरी के रूप से जानते हैं। आप देखिए कि जो लिटरेचर का जो कैटेगरी है 4 कैटेगरी ये हुआ, 5, 6 और आप देखिए कि 7 टोटल 7 कैटेगरीज हैं जिसके अंदर सिटीज़ को यहाँ पे जो क्रिएटिविटी है उसके रूप से रिकॉग्नाइज किया जाता है। लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट केरल का एक सिटी है कोझिकोड जहाँ पे केरल का लिटरेचर फेस्टिवल भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि जो कोझिकोड नाम का जो सिटी है उसको बेसिकली यहाँ पे शामिल किया गया है लिटरेचर सिटी के रूप से। रिसेंटली यूपीएससी के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट हुआ था स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट क्रिएटिव सिटी है जो लिटरेचर की कैटेगरी के अंदर वो कौन सा सिटी है जिसको कि यहाँ पे शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा। तो आपको जो एडिनबर्ग नाम का जो सिटी है, एडिनबर्ग नाम का जो सिटी है वो फर्स्ट लिटरेचर सिटी के रूप से देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के बारे में है स्टूडेंट। सिटीज़ के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि 31 जो अक्टूबर का जो डे है उसको वर्ल्ड सिटीज़ डे के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसका गोल नंबर 11 है जो आपको सिटीज़ एरिया के पर्सपेक्टिव से ही देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि जो अर्बन एरियाज है जो सिटीज़ हैं, सिटीज़ आर द ग्रोथ इंजन ऑफ इकोनॉमी के रूप से हम उन्हें देखते हैं। इंडिया के अंदर भी आपको काफ़ी सारा जो माइग्रेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। अर्लियर फेज के अंदर में 2011 के समय में आप देखिए कि अर्बन एरिया के अंदर हमारा जो 31% पॉपुलेशन है वो रहा करता था। अगर नेक्स्ट सेंसस जब भी कंडक्ट होगा तो आप देखिए कि ये जो नंबर्स है वो इंक्रीज हो सकते हैं। 35 to 36% के आसपास जो पर्सनस हैं वो आपको अर्बन एरिया के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। क्यों यहाँ पे लोगों का माइग्रेशन हुआ है स्टूडेंट्स? बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी हैं, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि जॉब का भी एक अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा काफ़ी सारी जो सर्विसेज है वो ईजिली यहाँ पे एक्सेसिबल होना वो भी एक मेन रीजन है जिसकी वजह से लोग हैं वो यहाँ पे माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज के पर्सपेक्टिव से।
नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें राज्यसभा के अंदर जो क्रॉस वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे एक फैक्ट को डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि स्टूडेंट जब भी आप लोकसभा के रिगार्डिंग में वोटिंग का जो प्रोसेस है उसको कैरी करते हो तो आपको एक जो सीक्रेट वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा कि आप किसको वोट देते हो, ये आपका राइट है, आप किसी को भी ना बताइए, तो सीक्रेट प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट राज्यसभा के वोटिंग के प्रोसेस के अंदर में आपको जो ओपन बैलेट है वो देखने के लिए मिलेगा। ओपन बैलेट वहाँ पे हुआ करता है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक एजेंट है, उसको वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा वोटिंग के प्रोसेस के दौरान में, और आपको अपना वोट कास्ट करने के बाद में उस एजेंट को भी अपना जो वोट है वो आप शो करते हो, बेसिकली वहाँ पे शो किया जाता है। तो आर्टिकल 80 है, आर्टिकल 80 के अंदर में हर एक स्टेट के अंदर कितना सीट रहेगा राज्यसभा का उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 80 के अलावा आप देखिए कि आपको यहाँ पे शेड्यूल 4 के बारे में भी पता होना चाहिए। राज्यसभा का जो सीट्स के बारे में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 4 के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा वोटिंग का जो प्रोसेस है वो कैरी किया जाता है। ओपन बैलेट आपको देखने के लिए मिलेगा। अर्लियर फेज के अंदर में एक समय के लिए आप देखिए कि जो सीक्रेट बैलेट है उसको कैरी किया गया था, बट सीक्रेसी कहीं यहाँ पे जो करप्शन का जो सीक्रेसी यहाँ पे करप्शन है या आप देखिए कि एंटी पार्टी एक्टिविटी का रीजन ना बने, तो इसकी वजह ऐसा कुछ इंसिडेंट देखने के लिए मिले थे महाराष्ट्र के अंदर में राज्यसभा का वोटिंग के दौरान में। इसी वजह से इसको अमेंड किया गया 2003 के समय। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर में एक अमेंडमेंट आपको देखने के लिए मिलता है और ओपन बैलेट है उसको वहाँ पे यूज किया गया। स्टूडेंट 10th शेड्यूल के बारे में हम रीड करते हैं। 10th शेड्यूल किसके बारे में है? एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया था। आप देखिए कि जो 10th शेड्यूल के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर आपके द्वारा पार्टी का जो गाइडलाइंस है उसको नहीं माना गया तो उसके ऊपर ये अप्लाई होगा। ये जो 10th शेड्यूल का जो एप्लीकेशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा राज्यसभा का वोटिंग के दौरान में। पार्टी का अगर कोई गाइडलाइन है उसके अगेंस्ट में जाके अगर आप वोट करते हो तो उसका जो एंटी डिफेक्शन का जो प्रोसेस है वो एप्लीकेबल नहीं होता है राज्यसभा का वोटिंग के दौरान में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में, राज्यसभा का जो वोटिंग प्रोसेस है ओपन बैलेट उसके पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया। न्यूज़पेपर के पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें, आप देखिए कि यूएपीए के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एक पर्सन है जिनको कि अरेस्ट किया गया था हमारा जो एजेंसीज है उनके द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनका जो अरेस्ट है उनको इनवैलिड बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 22 1 है, आर्टिकल जो 22 का क्लोज 1 है उसके अंदर मेंशन किया गया है अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा, सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा, तो उस पर्सन को जो ग्राउंड ऑफ डिटेंशन है उसके बारे में मेंशन करना चाहिए। यहाँ पे जो ग्राउंड ऑफ डिटेंशन है उसको रिटन फॉर्म के अंदर नहीं दिया गया। ग्राउंड ऑफ डिटेंशन डिफरेंट है, उनको जब अरेस्ट किया गया ऐसे कुछ रीजन है जिसकी वजह से उनको यहाँ पे अरेस्ट है उसको इनवैलिड बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 22 के पर्सपेक्टिव से ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर से पता होनी चाहिए कि आर्टिकल 22 के अंदर मेंशन है कि जो ग्राउंड ऑफ डिटेंशन है उसके बारे में जरूर से मेंशन किया जाए सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। स्टूडेंट्स, हजरत बल का जो सराइन है उसके वहाँ पे कारपेट का जो बेसिकली शो किया गया है यहाँ पे फोटो के अंदर में। श्रीनगर के अंदर ये जो सराइन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि श्रीनगर के अंदर में बेसिकली आपको जो ये कारपेट का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। इनका जो एक्सपोर्ट है वो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? स्पेशली वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया के अंदर में, जो वेस्टर्न एशिया की जो कंट्रीज है वहाँ पे इसका जो एक्सपोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में है। 300 जो पर्सन है उनको इंडियन सिटीजनशिप है वो यहाँ पे ग्रांट किया गया है। स्टूडेंट, सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से जब भी हम रीड करते हैं आपको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 2 है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आप देखिएगा आर्टिकल 5 to 11 जो आर्टिकल है उसके अंदर सिटीजनशिप है उसके पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है। आपको कुछ ग्राउंड भी देखने के लिए मिलते हैं सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में। बर्थ ब्रांड है, ब्रांड नाम का आपको जो एक जो निमोनिक है वो देखने के लिए मिलेगा। बाई बर्थ है, रजिस्ट्रेशन है, एक्वायर ऑफ टेरिटरी है, नेचुरलाइजेशन और डिसेंट का जो प्रोसेस है। यहाँ पे सिटीजनशिप को अगर लॉस करने के जो अगर हम वेज के बारे में बात करें तो आरटीडी है, रेनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन, कि अगर उनके द्वारा सिटीजनशिप को रेनंसिएट कर दिया गया है, उनको टर्मिनेट कर दिया गया है एक्टिविटी के रिगार्डिंग, या उनका डेप्रीवेशन हुआ है। तो ये कुछ ग्राउंड आपको देखने के लिए मिलते हैं सिटीजनशिप को गेन करने के रिगार्डिंग में, सिटीजनशिप को लॉस करने के पर्सपेक्टिव से। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो लाया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। उसका मेन मोटिव यही था कि जो पर्सन्स माइग्रेट किए हैं, जो पर्सन्स हमारे 3 कंट्रीज हैं, नाइबर
कंट्री जो वहाँ से माइग्रेट किए हैं उनको जो सिटीजनशिप है वो ग्रांट किया जाएगा। आप देखिए कि रिलीजन भी एक यहाँ पे एक क्राइटेरिया आपको देखने के लिए मिलता है, जो बेसिक आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगा। कुछ 6 जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ है जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं हमारी 3 नाइबर कंट्रीज़ के वहाँ पे, तो उनको अलाउ किया गया है सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स ये कट ऑफ डेट भी है 2014 का, एक कट ऑफ डेट देखने के लिए मिलता है। नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस है जो नॉर्मली आपको 11 ईयर देखने के लिए मिलेगा, इसको भी यहाँ पे रिड्यूस किया गया 5 ईयर या 6 ईयर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। सिटीजनशिप के बारे में जब भी डिस्कस करें आपको आर्टिकल 11 के बारे में जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि स्टूडेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 11 है इसके अंदर पार्लियामेंट को जो पावर है वो दिया गया है। पार्लियामेंट को यहाँ पे हाईएस्ट पावर है कि उनको सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में जो रूल्स है उनको फ्रेम किया जा सकता है। इसी वजह से आप देखें कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो रूल्स हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा ही यहाँ पे फ्रेम किए गए हैं। आर्टिकल 9 क्या है स्टूडेंट्स? आर्टिकल 9 भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए कि किसी भी पर्सन के द्वारा किसी दूसरे कंट्री का अगर सिटीजनशिप है उसको एक्सेप्ट किया जाता है तो इंडिया का जो सिटीजनशिप है ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका जो लॉस प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये आर्टिकल 9 के अंदर मेंशन है। इन आर्टिकल्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सिटीजनशिप का जो वेज है ग्रांट उसको एक्सेप्ट करने के, उसको लॉस करने के पर्सपेक्टिव से वो भी आपको जानकारी होना चाहिए। सिटीजनशिप का जो एक्ट है वो क्या पार्लियामेंट के अंदर ही उसको प्रपोज किया जा सकता है, क्या स्टेट्स के अंदर उसको प्रपोज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, कहाँ से हमने ये लिया है, हमारे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये फीचर आपको कैसे देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपको ये नहीं पता है इन प्रोसेस के बारे में तो आपको सिटीजनशिप का जो चैप्टर है उसको रीड कीजिए। आपका जो पार्ट जो चैप्टर 3 है, लक्ष्मीकांत एक पॉपुलर बुक है पॉलिटी के रिगार्डिंग में, तो उसका चैप्टर 3 के अंदर में जो सिंगल सिटीजनशिप है वो हमने किस कंट्री से बोरो किया है, किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ये आपको होमवर्क है सिंगल सिटीजनशिप के बारे में। क्या हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उसको लिया है, क्या हमने जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से उसको बोरो किया है। स्टूडेंट्स फिशिंग का जो एक्टिविटी है, जो मछली का जो एक्टिविटी है, आप देखिए उसको कुछ समय के लिए बैन किया जाता है। कुछ समय के लिए आप जो ये फिशरमैन्स है वो यहाँ पे फिशिंग का जो एक्टिविटी है उसको नहीं कैरी कर सकते हैं। उस बैन का जो पीरियड है उसको रिड्यूस किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे फिशिंग की एक्टिविटी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि कच्चाथीव जो आइलैंड है, कच्चाथीव जो एरिया है इंडिया और श्रीलंका के एक एग्रीमेंट के थ्रू आप देखिए कि श्रीलंका को दे दिया गया था। इंडिया श्रीलंका का जो मेरीटाइम बाउंड्री है वहाँ पे वो सिचुएटेड है। जो कच्चाथीव आइलैंड है उस एरिया के अंदर भी आपको जो फिशिंग की वजह से ही वो न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है कि इंडिया के जो फिशरमैन्स हैं वो वहाँ पे फिशिंग का जो एक्टिविटी है उसको नहीं कैरी कर सकते हैं। अपने जो नेट्स हैं उनको ड्राई किया जा सकता है, अपनी जो शिप्स हैं उनको वहाँ पे कुछ देर के लिए रोका जा सकता है, बट आप देखिए कि वहाँ पे जो फिशिंग का एक्टिविटी है वो अलाउ नहीं किया गया है। एक आपको फिशिंग के सेक्टर के रिगार्डिंग में आपको जो ट्रोवल्स हैं उनके भी यूज के रिगार्डिंग का यूज है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि ट्रोवल्स बेसिकली क्या है, सपोज कीजिए ये सी बेड का एरिया है तो इस तरीके से जो ट्रोवल्स है उनको डेवलप किया जाता है और कंप्लीटली जो सी का जो बेड एरिया है वहाँ से भी जो बेसिकली आप देखिए कि उसका सी बेड से भी जो फिशिंग का जो फिश है उनको निकाल लिया जाता है। तो कंप्लीटली काफ़ी बार इसके रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है वो देखने के लिए मिलते हैं कि जो मेराइन जो लाइफ है उसको ये डैमेज करता है। मेराइन लाइफ के अलावा जो फिशिंग का जो प्रोडक्शन है उसको भी ये इम्पैक्ट करता है। जो स्मॉल फिशरमैन्स है उनका जो लाइवलीहुड है उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। क्या इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा जो ट्रॉवल्स हैं उनको यूज किया जाता है फिशिंग के सेक्टर के रिगार्डिंग में, ये आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर से होना चाहिए। आप देखिए कि ये फिशिंग के बारे में हमने रीड किया, फिशिंग के पर्सपेक्टिव से हमने यहाँ पे देखा। फिशिंग के रिगार्डिंग में आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए वार्म करंट एंड कोल्ड करंट के बारे में। स्टूडेंट्स वार्म करंट एंड कोल्ड करंट का अगर कहीं पे यहाँ पे मैच होता है, कहीं पे उनका मिक्सअप आपको देखने के लिए मिलेगा तो आप देखिए कि वहाँ पे पाइथोप्लैंक्टन्स हैं, उनका जो प्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। पाइथोप्लैंक्टन जो बेसिकली यहाँ पे फिशिंग का जो वर्क है उसको बूस्ट करने के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। उनका जो फूड का जो फीडिंग है उसके रूप से वो काम आती हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो फिश का जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होता है। जापान के अंदर बेसिकली आपको ये देखने के लिए मिलेगा, जापान का जो नियर बाई एरिया है वहाँ पे एक
जो वार्म ओशियनिक करंट है, कोल्ड ओशियनिक करंट है, उसका जो मिक्स है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी वजह से वहाँ पे जो फिश है उनका जो प्रोडक्शन है वो आपको हायर देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, हाईएस्ट जो फिश का जो प्रोडक्शन है वो किस कंट्री के द्वारा किया जाता है? कौन सा कंट्री है जिसके द्वारा हाईएस्ट जो फिश का जो प्रोडक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा? क्या वो जापान है? क्या इंडिया भी यहाँ पे फर्स्ट कंट्री है? तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ये आपका रैंकिंग प्रोसेस जरूर से पता होना चाहिए फिशिंग के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें रसिया के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे डिस्कस किया गया है। व्लादिमीर जो पुतिन है वहाँ के पॉलिटिकल लीडर हैं, 5th टाइम पावर के अंदर में आए हैं। बट आप देखिए कि उनके द्वारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो चेंजेज है उसको कैरी किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंजेस के अंदर में उनके द्वारा अपना जो डिफेंस के जो पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे, डिफेंस के जो पर्सन हुआ करते थे, उनको यहाँ पे रिमूव किया गया है। और एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जो रिलेटेड पर्सन है उनको यहाँ पे पावर के अंदर में इंसर्ट किया गया है, पावर के अंदर में उनको अपॉइंट किया गया है। तो आप देखिए कि बेसिकली क्यों किया गया है कि जो रसिया यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट है, रसिया यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट है उसके अंदर में काफ़ी सारा जो इकोनॉमी का जो वेस्ट है वो देखने के लिए मिला है। उससे अर्लियर फेज के अंदर में जो यहाँ पे डिफेंस के जो बेसिकली डिफेंस का जो पोर्टफोलियो जिनके द्वारा हेड किया जाता था उनके द्वारा आप देखिए कि जो क्रेमिया का जो इंसिडेंट है 2014 के समय जो क्रेमियन जो पेनिनसुला है उसको भी अनेक्स करने के अंदर उनका जो रोल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी होने की वजह से, इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो डैमेजिंग होने की वजह से उनको इस तरीके से जो डिसीजन है वो लिया गया है कि उनको उनका पोस्ट से रिमूव किया गया। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के अंदर में काफ़ी सारा जो डैमेज है, काफ़ी सारा जो इकोनॉमिक जो डाउनफॉल है वो देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्शन डे के बारे में है, आप देखिए कि इंडिया के अंदर में इलेक्शन आपको वोटिंग करना है, ये आपको मैंडेटरी नहीं देखने के लिए मिलेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग में कमेटी बनती है, स्वर्ण सिंह कमेटी, उनके द्वारा रिकमेंड भी किया गया था कि इसको एज ए फंडामेंटल ड्यूटी है वो बनाया जाए कि आपको वोटिंग है वो ज़रूर से करना है। क्या स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे वोटिंग के डे आपको जो हॉलीडे है वो देखने के लिए मिलेगा? तो स्टूडेंट्स हॉलीडे बेसिकली देखने के लिए मिलता है, बट काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस भी रेज किए जाते हैं जो स्मॉल यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे बेसिकली जो अनरेगुलेटेड मार्केट है वहाँ पे हॉलीडेज है उसको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। काफ़ी बार ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट जो अगर पेड हॉलीडेज यहाँ पे दी जाती हैं, वोटिंग अगर उनके द्वारा प्रोसेस को कैरी नहीं किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन है उसको रेज किया गया है कि इलेक्शन डे को एज ए हॉलीडे रखना, ये केस स्टडी है उसको डिस्कस किया गया। इंडिया के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे रीड किया है कि इंडिया के अंदर में जो वोटिंग है उसको प्रोवाइड किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल आपको एक प्रिविलेज देखने के लिए मिलता है वोटिंग की रिगार्डिंग में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देखिए कि वोटिंग का जो प्रोसेस है वो मैंडेटरी है कि आपको वोटिंग को कैरी करना होगा। साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है, फ्रांस है, वहाँ पे आपको हॉलीडे है वो देखने के लिए मिलेगा। यूएस के द्वारा जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर जो पेड हॉलीडेज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि ओईसीडी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, ओईसीडी के द्वारा आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे जो वोटिंग है जो बेसिकली वीकेंड्स के दिन आपको देखने के लिए मिलती है। वीकेंड के दिन जो वोटिंग का जो प्रोसेस है वो वहाँ पे कैरी आउट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से कुछ डिफरेंसेज हैं, कुछ आपको कुछ डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं हर एक कंट्री के अंदर में वोटिंग का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में। तो यहाँ पे यही डिस्कस किया गया है कि तमिलनाडु के अंदर एक मॉडल अभी रिसेंटली डेवलप हुआ कि वहाँ पे आपको जो पेड हॉलीडे है वो प्रोवाइड किया जाएगा, बट आपको अपना जो वोटिंग का जो प्रूफ है, जैसे कि आपका जो इंक है वो आपका जो फिंगर के ऊपर जो इंक यहाँ पे लगाया जाता है इलेक्शन ऑफिशियल्स के द्वारा, इसके अलावा आपने जो वोट किया है उसका जो आपको कोई प्रूफ है वो देना होगा। उसके रिगार्डिंग में आपको पेड लीव्स का एक कॉन्सेप्ट है तमिलनाडु के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइग्रेशन के पर्सपेक्टिव से, जिनेवा बेस एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक बेसिकली यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है। रिपोर्ट के अंदर में बेसिकली बताया गया है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सेंटर है जिनके द्वारा रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि जो साउथ एशिया का जो रीजन है उसके अंदर 97% जो माइग्रेशन है वो मणिपुर की वजह से देखने के लिए मिला है। मणिपुर की आप देखिए कि माइग्रेशन के मेन रीजन्स क्या हुआ करते हैं, वायलेंस है, कन्फ्लिक्ट है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, लेबर के लिए, लाइवलीहुड के अपॉर्चुनिटी के लिए लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं। आप देखेंगे मणिपुर के अंदर जो 97% जो लोगों का माइग्रेशन है वो वायलेंस की वजह से आपको देखने के लिए मिला है। वायलेंस एंड कन्फ्लिक्ट एक रीजन है। तो साउथ एशिया के अंदर जो 97% जो माइग्रेशन है वो मणिपुर का जो इंसिडेंट है उसकी वजह से देखने के लिए मिला। उसके जो नाइबर स्टेट्स हैं वहाँ पे जो माइग्रेशन है उसको कैरी किया गया है वहाँ के लोगों के द्वारा, बेटर लाइवलीहुड की रिगार्डिंग में पीस को वो अचीव कर सके, वायलेंस और जो कन्फ्लिक्ट का जो सिचुएशन है वो ना देखने के लिए मिले। स्टूडेंट्स वर्ल्ड के काफ़ी सारे एरियाज के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जैसे कि आप देखिए कि सूडान के अंदर में कन्फ्लिक्ट की वजह से माइग्रेशन देखने के लिए मिला।
कोंगो के अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो माइग्रेशन आपको देखने के लिए मिलता है, और इसके अलावा जो पैलेस्टाइन का जो एरिया है वहाँ पे भी आपको कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो माइग्रेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट एक मेन रीजन है जिसकी वजह से मास लेवल के ऊपर आपको जो माइग्रेशन है वो देखने के लिए मिलता है। जिनेवा बेस एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के द्वारा ये जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया गया। दिल्ली के रिगार्डिंग में है, दिल्ली का जो वेस्ट क्राइसिस है जिसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ जजमेंट है उसको डिलीवर किया गया था रिसेंटली। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज हुआ है। लास्ट टाइम जब वहाँ पे जो सेंसस है उसको कैरी किया गया था तो 1 करोड़ कुछ लोग हुआ करते थे, 1 करोड़ पॉइंट कुछ लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि प्रेजेंट समय के अंदर में जो पर्सन्स हैं वो डबल आपको देखने के लिए मिलेंगे, 2 करोड़ के आसपास जो पर्सन्स हैं। तो आप देखिए कि वेस्ट का जो क्राइसिस है, जो वेस्ट जनरेशन है वो आपको हाईएस्ट देखने के लिए मिलता है। और वेस्ट का क्राइसिस क्यों यहाँ पे जनरेट हुआ, दिल्ली के अंदर में क्यों आपको वेस्ट के जो माउंटेन्स है वो देखने के लिए मिलते हैं, उसका रीजन यही है कि स्टूडेंट्स वेस्ट का जो सेग्रीगेशन है वो यहाँ पे ओरिजिन के सेंटर पे किया जाए, जो आपको इंदौर के अंदर देखने के लिए मिलता है कि जो आपका ड्राई वेस्ट है, जो आपका वेट वेस्ट है, उसको सेपरेट किया जाए ओरिजिन के बेसिस पे। तो यहाँ पे उसका जो सेग्रीगेशन है उसको किस तरीके से ट्रीट करना है वो बेसिकली आपको काफ़ी ईजी देखने के लिए मिलेगा। पर दिल्ली के अंदर में जो प्रॉपर वे में जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सिटीजन्स का भी एक प्रॉब्लम है कि उनके द्वारा इस तरीके से सोचा नहीं गया है। आप देखिए कि वेस्ट का जो बेसिकली एक जो वेस्ट का जो कलेक्शन के रिगार्डिंग में आपको जो व्हीकल देखने के लिए मिलता है उसके अंदर सेपरेट जो बॉक्सेज जो बने होते हैं, ड्राई कचरा है, वेस्ट जो वेट कचरा है, जो गीला कचरा है उसके रिगार्डिंग में। बट आप देखिए कि लोगों के द्वारा कंप्लीटली अपना जो वेस्ट है उसको उसके अंदर डंप किया जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे ओरिजिन के अंदर में जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करना चाहिए जिसके उसको बेटर वे में ट्रीट किया जा सके, उसी के रिगार्डिंग में इसको डिस्कस किया गया है। या आप देखिए कि माउंटेन्स का एक फोटो है उसको शो किया गया था दिल्ली के रिगार्डिंग में। चाबार के पर्सपेक्टिव से यूएस को एक नैरो अप्रोच है उसको नहीं देखना चाहिए, काटसा को नहीं इंपोज करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि ईरान है, नॉर्थ कोरिया है और रसिया के साथ में अगर किसी के द्वारा भी जो ट्रेड को कैरी किया जाता है यूएस का जो परमिशन के अलावा यूएस के द्वारा उनके ऊपर जो सैंक्शंस है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसको कि हम काटसा के रूप से देखते हैं। चाबार पोर्ट को ऑलरेडी यूएस के द्वारा आप देखिए कि उसको एंडोर्स किया गया था। इंडिया का जो डिसीजन है चाबार पोर्ट के रिगार्डिंग में कि चाबार पोर्ट के थ्रू में जो अफगानिस्तान का जो एरिया है वहाँ पे भी आप देखिए कि काफ़ी सारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है आपको देखने के लिए मिलेगा। ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस है उसको प्रोवाइड किया गया, इंडिया के द्वारा वीट्स से उनको सप्लाई किया गया था अफगानिस्तान के रिगार्डिंग में। और 2021 के समय यूएस के द्वारा इस एरिया से विड्रॉल किया गया है। तो आप देखिए उसके बाद में इंडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल है। चाबार का ये जो एग्रीमेंट को रिवाइवल किया गया है इसको बेसिकली यूएस के द्वारा जो नैरो अप्रोच के थ्रू जो सैंक्शंस है उसको नहीं लगाना चाहिए, हमारे मिनिस्टर सर के द्वारा जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि डिफेंस सिस्टम के बारे में है। यहाँ पे आर्मी के द्वारा रसिया से बेसिकली एक डिफेंस सिस्टम वो रिसीव किया जाएगा जिसको कि इग्ला एस के नाम से हम जानते हैं, जो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको कि यहाँ पे डेवलप किया जाता है, उसका जो नेक्स्ट बैच है वो जल्दी ही रिसीव किया जाएगा इंडियन जो आर्मी है उसको बेसिकली। तो ये डिफेंस के रिगार्डिंग में है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि इग्ला एज समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज, क्या ये वैक्सीन है, क्या एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या ये बेसिकली। तो ऐसे आपको जो क्वेश्चंस हैं उनको टैकल करना है। इसी तरीके से आपको जो क्वेश्चंस है वो देखने के लिए मिलेंगे। हजीबुल्लाह के द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिया गया है इजराइल और जो हमास का जो कन्फ्लिक्ट है उसी के रिगार्डिंग में। हजीबुल्लाह का डोमिनेशन आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो इजराइल का नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो लेबनान है वहाँ पे आप देखिएगा आपको हजीबुल्लाह देखने के लिए मिलता है। म्यांमार के अंदर में जो एयर स्ट्राइक बेसिकली एक हेल्थ सेंटर के वहाँ पे कैरी किया गया है, कुछ लोगों को वहाँ पे इम्पैक्ट है, वो इंजरी है वो भी देखने के लिए मिला। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर है उनके रिगार्डिंग में एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। म्यांमार के अंदर कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट है स्टूडेंट्स। रखाइन स्टेट के अंदर में रोहिंग्याज हुआ करते थे, उनके माइग्रेशन के बाद में आप देखिए मिलिट्री के द्वारा 2021 के समय में जो पावर को टेक ओवर किया गया, वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इलेक्शन के अंदर में कुछ कमियों की वजह से ऐसा बताया गया था मिलिट्री के द्वारा, और कंटिन्यूस वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए वहाँ पे एक चिन स्टेट भी है, चिन स्टेट के अंदर में लोगों के द्वारा कहीं पे वहाँ पे जो मिलिट्री के जो फोर्सेज है उनको डिफीट किया गया है। काफ़ी कुछ आपको डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। थाईलैंड के अंदर में कस्टोडियल डेथ के रिगार्डिंग में कुछ बेसिकली जो
यहाँ पे डिस्कस किया गया है, प्रोटेस्ट स्ट्राइक्स कैरी आउट किए गए हैं, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। जूलियन असंजे जो विकिलीक्स के जो फाउंडर आपको देखने के लिए मिलते हैं, उनके केस के रिगार्डिंग में कुछ डिस्कस किया गया है। तो आप देखिए कि इनके द्वारा किसी दूसरे कंट्री के अंदर में जो आपको इनका जो लाइफ है वो देखने के लिए मिलता है। प्रेजेंट समय के अंदर में विकिलीक्स के थ्रू काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है इनके द्वारा रिवील किया गया था। स्लोवाकिया के जो पीएम है उनको शॉर्ट कर दिया गया है स्टूडेंट, तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे देखने के लिए स्लोवाकिया का लोकेशन जरूर से देख लेना आप एक बार। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।